तो स्टार्ट करते हैं, है ना। तो हम पढ़ रहे थे प्योर रोलिंग, और प्योर रोलिंग में हमने कंडीशन निकाली थी प्योर रोलिंग की कि व्हेन ए बॉडी इज परफॉर्मिंग प्योर रोलिंग देन द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज जीरो, ये कंडीशन थी, है ना। तो जैसे मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं, मान लिया प्योर रोलिंग कर रही है बॉडी, ओमेगा से ऐसे घूम रही है, तो इसकी वेलोसिटी यदि वीसीएम होगी तो 2 वीसीएम इसकी होगी एंड सो ऑन, मैंने आपको बता दिया था, है ना भाई, ऐसे करके ऐसे। और इस पॉइंट की वेलोसिटी यदि ग्राउंड है तो इस पॉइंट की वेलोसिटी जो होगी वीपी 0 होती है। क्लियर है क्या बात। तो मैं कुछ एग्जांपल और कराता हूं, है ना। फॉर एग्जांपल मान लिया ये हमारे पास एक स्फेरिकल बॉडी है और ये इस तरीके से ओमेगा से घूम रही है ना। और ओमेगा जो दी हुई है क्वेश्चन में वो 2 रेडियन पर सेकंड दी हुई है। क्लियर है क्या बात। और इसकी रेडियस 1 मीटर दी हुई है और ये ओमेगा से ऐसे करके रोटेट कर रही है। क्लियर है क्या बात। और ये ग्राउंड पर रोटेट कर रही है, साथ में एक पॉइंट है यहां पर पॉइंट P है और ये एंगल 60 डिग्री है। क्लियर है क्या बात, है ना। इफ spherical body is performing pure rolling on ground, find the velocity of पॉइंट P। इस पॉइंट P की आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है। दिस इज द क्वेश्चन। पॉइंट P की आपको वेलोसिटी निकालनी है। तो जब भी आप देखो पॉइंट P की वेलोसिटी यदि आप ग्राउंड के रेस्पेक्ट में निकालोगे तो पॉइंट P की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड आप फाइंड कर लेना तो आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या बात। तो इस तरीके से ही लगाएंगे, लेकिन हम देखो कैसे लगाते हैं, हम वेक्टर की फॉर्म से। तो एक है कि I और J में वेलोसिटी लिखें और उस तरीके सॉल्व करें तो वो थोड़ा लंबा हो जाता है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट मेथड। लेकिन हम बस चित्र बना करके देखो, वेक्टर जब हमने पढ़ा था या वेक्टर जब भी हमने पढ़ा था तो वेक्टर को सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो वेक्टर क्वांटिटी को I और J की टर्म में लिख करके सॉल्व कर लो, एक दूसरा है वेक्टर डायग्राम बना करके सॉल्व कर लो। तो मैं इन क्वेश्चंस को वेक्टर डायग्राम बना करके आसानी से सॉल्व कर लेता हूं। देखो किस तरीके से कि वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाएंगे और इस पॉइंट P को देखेंगे। तो पॉइंट P के इस सेंटर मास के अबाउट ये पॉइंट P एक सर्कुलर मोशन करेगा और इसकी वेलोसिटी होगी r ओमेगा। क्लियर है क्या बात। अच्छा, दूसरी बात, ये सेंटर ऑफ मास खुद वीसीएम से इधर चल रहा होगा, तो ये तो हो गई विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट P की वेलोसिटी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें वीसीएम और जोड़ना पड़ेगा क्योंकि सेंटर ऑफ मास इधर चल रहा था। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये आंसर आएगा। तो देखो, तो वीसीएम कितना लिख दूंगा, वीसीएम इज इक्वल टू आर ओमेगा होगा, आर की वैल्यू 1, ओमेगा की वैल्यू 2। तो वीसीएम इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है क्या बात। और वीसीएम ही आर ओमेगा के इक्वल भी होगी। आ रही है बात समझ में। तो पॉइंट P को देखो, ये एंगल 60 डिग्री है। क्लियर है क्या बात। तो देखना बेटा, ये अगर जो ये 60 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। सही है, ये 30 हो जाएगा तो ये 60 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, और ये है 90 डिग्री। तो इसका मतलब यदि मैं इस पॉइंट P को दोबारा से लिखूं तो VCM 2 मीटर पर सेकेंड तो इधर से होगा। क्लियर है क्या बात। और 2 मीटर पर सेकेंड इधर से होगा, ये पॉइंट P की वेलोसिटी, और दोनों के बीच में 120 डिग्री का एंगल होगा। तो दोनों का वेलोसिटी हम निकालेंगे, रिजल्टेंट वेलोसिटी VP। तो कैसे निकालेंगे, VP इज इक्वल टू रूट ओवर V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस 2V1 V2 कॉस थीटा से, ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो
हाँ भाई, v1 और v2 दोनों, v1 और v2 दोनों 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू कॉस 120 के इक्वल है। और कॉस 120 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? -1/2। तो ये कितना हो जाएगा? 4 + 4 + 2 इंटू 4 इंटू -1/2। तो कितना जाएगा ये? 2 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P विल बी इक्वल टू 2। तो इस तरीके से हम किसी भी पॉइंट P की वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना, वेलोसिटी की। यदि कोई बॉडी, रोलिंग बॉडी, फॉर एग्जाम्पल, अब मान लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन लिखो। मान लिया कोई, अब मैं इंग्लिश में नहीं लिखा रहा हूं, हिंदी में ही आपको समझा देता हूं। मान लिया कोई बॉडी प्योर रोलिंग कर रही है, स्फेरिकल बॉडी ओमेगा से, और इसकी वेलोसिटी VCM है। आई बात समझ में? और ये प्योर रोलिंग कर रही है, इसकी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी VCM ऐसे दे रखी है। क्लियर है बात? फिर एक पॉइंट P है, आ रही है बात समझ में? और पॉइंट P वर्टिकल से थीटा एंगल बनाता है ना। इफ स्फेरिकल बॉडी इज परफॉर्मिंग प्योर रोलिंग, क्लियर है क्या बात? प्योर रोलिंग, देन फाइंड वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P। वेलोसिटी ऑफ पॉइंट, सेम वही तरीका अपनाएंगे हम इसमें भी, है ना, बस ये थीटा की टर्म में है। तो किसी भी थीटा के लिए आप इस तरीके से फाइंड कर पाओगे। ये प्योर रोलिंग कर रही है, तो VCM जो होगा वो R ओमेगा के इक्वल होगा। और यदि हम इस पॉइंट को देखें, कौन से पॉइंट को? जो कि थीटा एंगल पर है पॉइंट P, और ये इधर R ओमेगा से चल रहा होगा सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में, है ना, पॉइंट P। और सेंटर ऑफ मास किधर चल रहा होगा? इधर। कितनी से? VCM से। बोलो, तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा, दैट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट P। तो इन दोनों के बीच में एंगल बता सकते हो कितना आएगा? ये एंगल, दिस इज द पॉइंट P। ये थीटा है, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, और ये एंगल आ जाएगा थीटा। आ रही है बात समझ में? तो जो वेलोसिटी होगी पॉइंट P की, कितना आएगा? फॉर्मूला लगा देंगे। जब दो वेक्टर के बीच एंगल थीटा हो तो फॉर्मूला था a² + b² + 2ab cos थीटा, है ना। तो VCM और R ओमेगा है, तो v1² + v2² + 2v1v2, एंगल कितना है दोनों के बीच में? थीटा। तो द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P इज इक्वल टू √ v1 की जगह क्या लिखेंगे? VCM का स्क्वायर R ओमेगा का स्क्वायर 2 इंटू VCM R ओमेगा इंटू कॉस थीटा। लेकिन VCM और R ओमेगा दोनों इक्वल है, तो VCM R ओमेगा की जगह यहां पर हम VCM भी लिख सकते हैं। VCM² + 2VCM इंटू कॉस थीटा। क्लियर है क्या बात? तो ये पे हो जाएगा, हाँ बिल्कुल सही बात है, जब ये ग्राउंड होगी, है ना, ऑन ग्राउंड ऐसे करके है, तो 2VCM का स्क्वायर, नहीं तो प्लैंक पे होगी तो फिर कुछ और होगा, है ना, वो मैंने कल कराया था। तो 2VCM का स्क्वायर 1 + cos थीटा, और बोर्ड पे देखो 2VCM का स्क्वायर 1 + cos थीटा, इसे हम 2 cos² थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगा करके यूज कर सकते हैं, और इट विल बी इक्वल टू 2VCM cos थीटा बाय 2 इज द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P एज शोन इन फिगर। वेरी गुड। अच्छा, तो क्वेश्चन तो इसी टाइप से है, है ना, यही है क्वेश्चन, मान लेते हैं अपन, यही है क्वेश्चन, है ना। मान लिया ये है परफॉर्मिंग प्योर रोलिंग, फाइंड द पोजीशन ऑफ पॉइंट P, find the position of point P if velocity of if speed of
point P is same as that of center of mass, that of center of mass। ये क्वेश्चन है बेटा। अब जब ये कोई प्योर रोलिंग कर रही है स्फेरिकल बॉडी, तो बोर्ड पे देखो, ये जब रोल करती है ऐसे करके ओमेगा से, तो यहां पे जो वेलोसिटी होगी 2 VCM, यहां पे वेलोसिटी ऐसे होती है VCM रूट 2, और यहां पे तो जीरो होती है, यहां पे ऐसे होती है VCM रूट 2, ऐसे होती है ना। तो हमें इस सर्कमफेरेंस पर इस पॉइंट P की वो पोजीशन फाइंड करनी है जहां पर देखो, यहां पे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी है VCM, और यहां पे है 2 VCM। मैक्सिमम कहां पर होगी वेलोसिटी? टॉप पे। फिर नीचे आएंगे धीरे धीरे, यहां VCM रूट 2 और यहां पे तो जीरो हो जाएगी, और फिर यहां पे फिर बढ़ करके 2 VCM हो जाएगी। तो एक पॉइंट ऐसा होगा, एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर वेलोसिटी VCM होगी, इस पॉइंट पे कहीं पे। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से पार्ट में होगी, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। क्लियर है क्या बात? ऐसे है। तो कौन से पार्ट में होगी बता सकते हो आप? थर्ड में आएगी। क्लियर है क्या बात? तो कैसे करेंगे हम? जैसे मैंने आपको बताया कि यहां पे VP जैसे आप लिख लोगे पहले वाले क्वेश्चन से, तो 2 VCM cos θ/2 आ जाता है एट एनी जर्नल पॉइंट, एट एनी जनरल पॉइंट P लिख सकते हैं ना अपन ऐसे। अच्छा, तो वो कह रहा है कि पॉइंट P की स्पीड कितनी होनी चाहिए? VCM होनी चाहिए। तो मैं इसे VP को VCM लिख देता हूं। तो जब हम VCM लिखेंगे तो इसमें हमें थीटा की वैल्यू पता लग जाएगी। तो cos θ/2 कितना होगा? 1/2 इज इक्वल टू cos 60 डिग्री। तो θ/2 कितना जाएगा? θ/2 विल बी इक्वल टू 60 डिग्री, और थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री विल बी द करेक्ट आंसर। 120 डिग्री का मतलब क्या है? बोर्ड पे देखो, 120 डिग्री का मतलब ये है कि ये जो थीटा है ये कितना होना चाहिए? 90, 120 डिग्री। ये 120 डिग्री ऐसे हो या 120 डिग्री ऐसे हो, तो दो पॉइंट होंगे यहां पर, और जिनकी वेलोसिटी पता कैसे होगी? ऐसे करके होगी, इसके और इसके बिल्कुल बीच में ऐसे। VP, ये P है और ये Q है, और इसकी वेलोसिटी ऐसे होगी, और कितनी होगी पता है आपको? ये होगी VCM, और ये भी कितनी होगी? VCM होगी, ऐसे करके। ठीक है, तो हमने रोलिंग मोशन में कई सारे क्वेश्चन कर लिए छोटे छोटे, और ये क्वेश्चन एज इट इज भी आए हुए क्वेश्चन ही हैं, है ना, लाइक दैट। अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं CTRM में। CTRM मतलब कंबाइन ट्रांसलेशनल रोटेशनल मोशन में एनर्जी। लिखो, एनर्जी इन CTRM। CTRM मीन कंबाइन ट्रांसलेशनल रोटेशनल मोशन। एनर्जी इन CTRM, प्योर रोलिंग की हम बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? प्योर रोलिंग की हम बात करेंगे। प्योर रोलिंग में क्या होता है? प्योर रोलिंग में यदि मैं इसे ग्राउंड मान लूं, समझे ना बात, तो ये कोई स्फेरिकल बॉडी है जो ओमेगा से घूम रही है, और इसकी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितनी है भाई? V, और इसकी रेडियस R है, एंड इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितने मान लें? I मान लेते हैं। और इफ एंड इट्स रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन कितना मान लूं? K मान लेता हूं। मास कितना है इसका? M क्या है? सॉलिड बॉडी, स्फेरिकल बॉडी का मास है इसका M। तो I इज इक्वल टू M² एक रिलेशन होता है रेडियस ऑफ गायरेशन और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। आ गई बात समझ में, है ना? और ये जो रेडियस ऑफ गायरेशन है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास है, इस बात का आप ध्यान रखना। क्लियर है क्या बात? अच्छा, तो अब ये देखो,
जब ये कोई बॉडी, अगर जो प्योर, जैसे फैन है, तो फैन तो प्योर रोटेशनल मोशन कर रहा है, उसमें केवल रोटेशनल एनर्जी ही होती है। और यदि मान लिया ये पेन है, ये पेन ऐसे जा रहा है सीधे ऐसे, तो इसमें केवल और केवल ट्रांसलेशनल एनर्जी होगी। लेकिन यदि ये पेन ऐसे तो घूमे ही सही, साथ में आगे भी बढ़े, बोलो, तो इसमें रोटेशनल, इसका सेंटर ऑफ मास क्या करेगा, ट्रांसलेट करेगा, और सेंटर ऑफ मास के अबाउट, एक्सिस के अबाउट बॉडी रोटेट भी करेगी। क्लियर है के बात? तो देयर विल बी टू एनर्जी, टू काइनेटिक एनर्जी इन द बॉडी। कौन कौन सी काइनेटिक एनर्जी होगी? पहली होगी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, और वो क्या होती है बेटा? हाफ एम VCM स्क्वायर, बिल्कुल सही बात है। और दूसरी कौन सी होगी भाई? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है क्या बात? ये तो ट्रांसलेशनल हो गई, रोटेशनल हो गई, और ये होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है क्या बात? ऐसे करके, तो जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी के टोटल, वो ट्रांसलेशनल एनर्जी प्लस क्या होगी? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम VCM स्क्वायर, रोटेशनल एनर्जी होगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात, हाफ एम VCM स्क्वायर प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लिख सकते हैं m इंटू के स्क्वायर, और ये प्योर रोलिंग कर रहा है। क्या कर रहा है भाई? प्योर रोलिंग का मतलब होता है VCM और R ओमेगा में ये रिलेशन होगा, तो हम ओमेगा की जगह VCM अपॉन, यहां पर R लिख लेंगे, VCM अपॉन R, तो स्क्वायर हो जाएगा। तो बोर्ड पे देखो, हाफ VCM स्क्वायर जब आप कॉमन लोगे तो के स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर जो होगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। एनर्जी हो गई, तो इसका मतलब CTRM में टोटल एनर्जी में बॉडी जो होगी, पहले बॉडी को देखो, बॉडी जो देखो पेन कितना अच्छा एग्जांपल है, ये रोटेट भी करेगा और ये चलेगा। जैसे आपकी साइकिल का टायर चलता है ग्राउंड पे, वो रोटेट भी करता है और ट्रांसलेट भी उसका सेंटर ऑफ मास करता है, तो ये टोटल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। अब क्वेश्चन में आपसे ज्यादा क्या पूछेगा कि टोटल काइनेटिक एनर्जी तो इतनी है, परसेंटेज ऑफ ट्रांसलेशनल एनर्जी, उसमें कुछ पोर्शन तो इसमें ट्रांसलेशनल एनर्जी का है, कुछ पोर्शन इसमें रोटेशनल एनर्जी का है। तो परसेंटेज ऑफ ट्रांसलेशनल एनर्जी, हां भाई, कैसे निकालेंगे? हाफ एम VCM का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी कितनी है? हाफ एम VCM का स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू 100 कर देंगे, तो ये तो कट जाएगा, तो R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इंटू 100 विल बी द परसेंटेज ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है क्या बात? इसी तरीके से यदि आपसे परसेंटेज पूछे किसका? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का, तो कैसे लिखेंगे? ये हो गई रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। बोर्ड पे देखो, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ये होगी, देखो ध्यान से, इसे थोड़ा मॉडिफाई करके लिख लेता हूं मैं, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर को हाफ एम VCM का स्क्वायर और के स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। बात समझ में आ रही है नहीं? तो ऊपर तो आएगा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम VCM स्क्वायर अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी कितनी आएगी? हाफ एम VCM का स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। क्लियर है क्या बात? इंटू 100 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? ये मैं इधर लिख देता हूं, शायद जगह कम हो, तो इट विल बी इक्वल टू के स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इंटू 100 आ जाएगा। ये होगा, इस तरीके से आप निकाल देना, ऐसे करके है।
तो ये होती है कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे हम। क्लियर है क्या बात? देखो फॉर एग्जांपल आप इसे ऐसे देखो, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये हमारे पास एक स्पेयर है, स्पेयर, और रेडियस है इसकी 2 मीटर और मास है इसका 10 kg। क्लियर है क्या बात? और ये प्लैंक पे है, बात समझ में आई नहीं? ये है प्लैंक पे, और ऊपर भी एक प्लैंक है जैसे हमने कल क्वेश्चन किए थे। तो मान लेते हैं ये 4 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है और ये प्लैंक 2 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है, और देयर इज नो स्लिपिंग एनीवेयर, है ना? इफ देयर इज नो स्लिपिंग anywhere, find the ratio of, है ना, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल और ट्रांसलेशनल और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो आपको फाइंड करना। हाँ भाई, तो हमें इसमें रोटेशनल और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो फाइंड करना है। एक तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी और एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एक इसकी ट्रांसलेशनल वेलोसिटी चाहिए। क्लियर है क्या बात? तो वो मैंने आपको कल निकालनी सिखाई दी थी। तो सबसे पहले तो मैं इसका रोटेशनल इनर्शिया यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालता हूं। वो होगा, चलो जो भी होगा हम बाद में भी कर सकते हैं उसका, तो है ना। ये तो कितना होता है भाई? 2/5 mr² होता है। ये तो इनर्शिया होगा। दूसरी बात, हाँ भाई कैसे बताऊं मैं आपको, कि अगर जो हम इस स्पेयर को कंसीडर करें तो इस पॉइंट की वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड होगी और इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी भाई? 2 मीटर पर सेकंड। मान लेते हैं इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है और ये VCM है ना। तो यहां पे देखो, अगर जो इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा और VCM V ओमेगा है, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी एक तो R ओमेगा होगी विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस VCM होगी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्लियर है क्या बात? तो इसी तरीके से इसकी R ओमेगा इधर होगी और VCM इधर होगी। तो मैं इस पॉइंट को P और इस पॉइंट को Q मान लेता हूं। क्लियर है क्या बात? ये P हो गया, ये Q हो गया। हाँ भाई, तो वेलोसिटी ऑफ P जो होगी वो VCM प्लस R ओमेगा, और इसे मैं 4 VCM प्लस R ओमेगा लिख देता हूं। क्लियर है क्या बात? दूसरी बात, वेलोसिटी ऑफ जो Q होगी, हाँ भाई वेलोसिटी ऑफ Q क्या होगी? VCM माइनस R ओमेगा, VCM माइनस R ओमेगा, और इसे कितना लिखूंगा? साइना 2 VCM माइनस R ओमेगा। तो ये हो जाएगी 2 इज इक्वल टू VCM माइनस R ओमेगा। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे, और ये 2 VCM इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। बात समझ में आ रही है नहीं? अच्छा, जब VCM आ जाएगी तो R ओमेगा भी आ जाएगा। R ओमेगा फ्रॉम इक्वेशन 1 यदि मैं लिखूंगा तो 4 माइनस VCM माइनस 3 1, है ना। और R की वैल्यू कितनी है भाई? रेडियस है 2 मीटर, तो ओमेगा आ जाएगा 1/2 रेडियन पर सेकेंड। तो VCM भी आ गई, ओमेगा भी है। अच्छा, तो अब क्वेश्चन में देखो, रोटेशनल और ट्रांसलेशनल रोटेशनल एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल का मतलब होता है हाफ VCM का स्क्वायर और हाफ I ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है क्या बात? तो हाफ से हाफ कट जाएगा, है ना भाई, ये बात है। अब VCM यहां पे ध्यान से देखना, VCM यहां R ओमेगा नहीं है, वो मैंने आसान वाला सवाल कराया ही नहीं आपको, अभी कराऊंगा वो भी, है ना। VCM वाला कराया ही नहीं मैंने आपको, डायरेक्ट ऐसे करा दिया। तो हाफ से तो हाफ, तो मास कितना है बॉडी का? 10 kg। चलो वो तो कटेगा, तो m इंटू VCM का स्क्वायर अपॉन I की जगह क्या लिखूंगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर आएगा। तो m से m कट जाएगा, तो 5/2 VCM स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 5/2। हाँ भाई, VCM कितना आया? 3, तो इट इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, व्हाट इज R?
रेडियस इज 2 स्क्वायर एंड ओमेगा इज 1/2 का होल स्क्वायर। क्योंकि आर ओमेगा 1 आ गया था ना यहां पे, तो ये कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो कितना रेशो आएगा भाई 5/2 इंटू 9 पंजे 45/2, तो आ गया 22.5। क्लियर गया 22.5। तो जो काइनेटिक एनर्जी है ट्रांसलेशनल और रोटेशनल का रेशो इतना आ जाता है। मैं इसे साफ कर देता हूं। तो एनर्जी, तो एक स्टेप हम और आगे बढ़ गए। अब हम सीटीआरएम में एनर्जी और निकालना सीख गए कि उसमें दो टाइप की एनर्जी होंगी, एक रोटेशनल और एक काइनेटिक। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हमारे पास दो बॉडी हैं, दो सिलेंड्रिकल बॉडी हैं और दोनों की रेडियस सेम है, साथ में इसके ऊपर एक प्लैंक रखा हुआ है। बात समझ में आती है नहीं? प्लैंक का मास m1 है, ये सिलेंडर है, क्या है भाई ये सिलेंडर, और ये क्या है भाई स्फीयर, और दोनों की रेडियस क्या है r, और इसकी भी रेडियस क्या है r है। इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, और ये जो प्लैंक है प्लैंक, और ये v स्पीड से जा रहा है, v स्पीड से जा रहा है। बात समझ में आई? इफ देयर इज नो स्लीपिंग, there is no sleeping anywhere, find the, ये ग्राउंड है, find the total energy of the system, this is the question। तो गए आप स्पीयर की टोटल एनर्जी टोटल सिस्टम की, कैसे? ये प्लैंक है, इसका मास m1 है, तो प्लैंक की एनर्जी जो होगी है ना, एनर्जी ऑफ प्लैंक, एनर्जी ऑफ प्लैंक कितनी होगी? काइनेटिक एनर्जी 1 लिख लेते हैं हम, और ये जो एनर्जी होगी ये हाफ m v स्क्वायर के इक्वल होगी, है ना? तो हाफ, इसे m लिखना केवल, हाफ m v स्क्वायर के इक्वल होगी। अब यदि हम सिलेंडर की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिलेंडर जो होगी, हाँ भाई आप इसका वीसीएम बता सकते हो कितना होगा वीसीएम? हाँ बता सकते हैं ना। अरे ये पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है v, तो वीसीएम कितना होगा v/2, और इसका भी वीसीएम कितना होगा v/2, क्योंकि ये तो आधा होता है अगर जो ग्राउंड है प्योर रोलिंग है। तो जो सिलेंडर की टोटल एनर्जी होती है उसके लिए मैंने आपको हाफ वीसीएम का स्क्वायर, हाफ m वीसीएम का स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर निकलवाया था, नहीं निकलवाया था? और सिलेंडर के लिए रेडियस ऑफ गायरेशन कितनी होती है? सिलेंडर के लिए रेडियस ऑफ गायरेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ एम आर स्क्वायर में, इसे आप एम के स्क्वायर रख देना, है ना? तो के स्क्वायर की वैल्यू 1/2 होती है। क्लियर है? के बाद यहां आर स्क्वायर भी आएगा, तो हाफ m1 वीसीएम का स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे हम r²/2 अपॉन आर स्क्वायर। तो हाफ m1 वीसीएम स्क्वायर 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा बेटा? ये 3/4 m1 वीसीएम स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है नहीं? इसी तरीके से हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी टोटल निकालेंगे किसकी? स्पेयर की, और ये कितना आएगा? हाफ m2 वीसीएम का स्क्वायर, है ना? अच्छा वीसीएम v/2 भी रखेंगे, और 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा ये तो सिलेंडर था, सिलेंडर, और यदि मैं स्पेयर की बात करूं, किसकी? स्पेयर की, दिस इज स्पेयर, तो स्पेयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा आई वो m के स्क्वायर और 2/5 mr स्क्वायर के बराबर होता है, तो के स्क्वायर की वैल्यू 2/5 आर स्क्वायर हो जाएगी।
तो 1/2 m2 VCM का स्क्वायर 1 प्लस 2/5 आ जाएगा। के स्क्वायर की जगह क्या रख दूंगा भाई मैं 2/5 r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर रख दूंगा। तो ये हो जाएगा 1/2 m2 VCM का स्क्वायर 1 प्लस 2/5, ये हो जाएगा 7/10 m2 VCM का स्क्वायर, ये हो जाएगी। तो टोटल एनर्जी निकालनी थी हमें, तो है ना भाई। नहीं नहीं नहीं, टोटल एनर्जी में टोटल काइनेटिक एनर्जी, यहां थोड़ा गलत लिख दिया, नहीं तो ऐसे तो फिर और चेंज हो जाएगा, है ना। टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है, ऐसे लिख लो। तो टोटल एनर्जी जो होगी वो ke1 यानी प्लैंक की, और ये क्या लिख दूंगा ke2 यानी सिलेंडर की, ke3 यानी स्पेयर की। तो कितना जाएगा 12mv² प्लस ये कितना लिखूंगा 3/4 m1 VCM का स्क्वायर, ये वाली, प्लस 7/10 m2 VCM का स्क्वायर। सही है बात। और VCM की जगह क्या लिख देंगे अपन, VCM की जगह V/2 लिख देंगे, 3/4 V/2 का स्क्वायर m2 V/2 का स्क्वायर। आ रही है बात समझ में। तो जोड़ जाड़ देंगे 1/2 और V² कॉमन लेके m, और ये आएगा 3/16 m1, ये आएगा 7/ कितना आएगा 40 m2 इंटू V²। दिस इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, है ना। बाकी तो आप कर ही लोगे ये सब कॉन्सेप्ट, तो हम आते रहेंगे। अब हमने एनर्जी निकालना सीख लिया, अब इसका हम जनरल यूज करेंगे कभी क्वेश्चन में कि भाई जब हमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना होगा तो हम CTRM में यानी कि कंबाइंड रोटेशनल और ट्रांसलेशनल और रोटेशन मोशन में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है के बाद, ठीक है। अच्छा, एक छोटा सा टॉपिक और है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना, तो उसे भी हम कवर कर लेते हैं अभी। और लिखो रोलिंग एज ए प्योर रोटेशन अबाउट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्लियर है क्या बात। हम रोलिंग को प्योर रोटेशन की तरह कंसीडर कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है नहीं। रोलिंग को हम प्योर रोटेशन मोशन की तरह कंसीडर करते हैं। प्योर रोटेशन और प्योर रोलिंग कितना डिफरेंस है। प्योर रोटेशन में तो एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स होती है, और प्योर रोलिंग में एक्सिस ऑफ रोटेशन ट्रांसलेशन मोशन करती हुई जाती है। क्लियर है क्या बात। लेकिन प्योर रोलिंग के केस में हम इसे प्योर रोटेशन का केस बना सकते हैं। वो कैसे बनाएंगे, यहां पे देखो, बोर्ड पे देखो। यदि मान लिया, बोर्ड पे देखना बेटा, ये मान लिया सेंटर ऑफ मास है बॉडी का, सही है बात, ध्यान से सुनना। और ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रही है। क्लियर है क्या बात। तो ऐसे घूम रही है, जैसे मान लिया बॉडी है, ऐसे रोटेट कर रही है, कैसे भी रोटेट कर रही है, मान लिया यूं 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 करके। तो मैंने आपको सबसे पहले जब रोटेशन मोशन स्टार्ट किया था तो उसमें एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन बताया था कि एंगुलर वेलोसिटी जो होती है वो पूरी बॉडी की होती है, बॉडी की होती है ना। और एंड फॉर एवरी पॉइंट ऑन द बॉडी, एवरी पॉइंट ऑन द बॉडी सेम भी होती है। नहीं आई बात समझ में, सेम होती है। क्लियर है क्या बात। जैसे कि इस पॉइंट के अबाउट यदि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है और ये मैं पॉइंट पी ले लूं, तो इसके अबाउट भी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, इसकी ओमेगा ही होगी। इस तरीके से हमने एंगुलर वेलोसिटी के साथ एंगुलर एक्सेलरेशन को भी लिखा था। तो उस चीज का हम यहां पे अप्लाई करेंगे और देखेंगे। जैसे कि मान लेते हैं ये हमारी बॉडी,
ये ग्राउंड है और ये कोई स्पेरिकल बॉडी है। कैसी बॉडी है? स्पेरिकल बॉडी है और ये प्योर रोलिंग परफॉर्म कर रही है, प्योर रोलिंग परफॉर्म कर रही है। तो मेरे को ये बताओ कि इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी? वही होगी जो ग्राउंड की होगी, यानी कि रेस्ट पे है। तो ये जो पॉइंट P है, पॉइंट P इज एट रेस्ट। और यदि ये प्योर रोलिंग कर रही है और इस सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी vc में है ना, तो ये इसके अबाउट ओमेगा स्पीड से घूमेगा। सही है ना? तो बोर्ड पे देखो। तो अब एक बात देखना, मैं यहां दोबारा चित्र बनाता हूं। यदि ये पॉइंट ओमेगा स्पीड से घूम, सेंटर मास के अबाउट ओमेगा स्पीड से घूम रहा है, तो इसकी वेलोसिटी हम क्या लिखते हैं? पहले तो आर ओमेगा लिखेंगे और इससे वीसीएम जा रहा होगा तो वीसीएम भी ऐड कर देते हैं, ऐसे करते हैं ना। तो अगर जो इस बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो बॉडी पर पॉइंट P उपस्थित है और एवरी पॉइंट के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? सेम। तो इसका मतलब ये बॉडी इस पॉइंट के अबाउट भी क्या कर रही होगी? रोटेशन मोशन कर रही होगी। समझ में आ रही है बात? अच्छा, रोटेशन मोशन कर रही होगी तो मेरे को ये बता सकते हो, जैसे मान लिया मैं एक लाइन खींच लेता हूं यहां से, ठीक है। अब इस पॉइंट P की, इस पॉइंट Q की मेरे को वेलोसिटी लिखनी है। अब अगर जो जैसे ये ओमेगा से रोटेट कर रही है और यहां पॉइंट Q है और ये डिस्टेंस R है, तो इसकी वेलोसिटी VQ कितनी लिखूंगा? सेंटर ऑफ मास के अबाउट R ओमेगा लिखूंगा, नहीं लिखूंगा? तो ये पॉइंट P के अबाउट यदि मैं इसकी, इस पॉइंट Q की वेलोसिटी लिखूंगा तो VQ ऐसे नहीं होगा। और इसे थोड़ा सही बना देता हूं, दिस इज VCM और ये R है, तो VQ कितना होगा? R, ये तो R और ये क्या होगा? ओमेगा। नहीं आई बात समझ में? इसी तरीके से बोर्ड पे देखो, है ना। अब देखो, अगर जो Q पॉइंट की वेलोसिटी, चलो छोड़ो उसे, छोड़ो पहले, अगर जो मेरे को इस पॉइंट की वेलोसिटी निकली है R की है, तो कैसे लिखूंगा? ये पॉइंट इसके अबाउट ऐसे जा रहा होगा VR से। सही है बात? या अगर जो मैं इस पॉइंट को लिखता हूं, मान लिया इसको लिखता हूं और इसको लिखता हूं, तो कैसे करूंगा? ये 90 डिग्री पर इस पॉइंट के अबाउट RQS कुछ भी मान लिख लो इसे, तो ये VS ऐसे होगी। और सिमिलरली अगर जो ये लिखता हूं तो 90 डिग्री पर, है ना, PQRS T लिख लेता हूं, VT ऐसे होगी। बोलो। और यदि मैं इधर देखूं तो ये वाला पॉइंट भी क्या कर रहा होगा? इसमें ऐसे कर रहा होगा और ये पॉइंट भी क्या कर रहा होगा? ऐसे 90 डिग्री पर रोटेट कर रहा होगा। समझ में आ रही है बात? नहीं? अगर जो मैं सेंटर ऑफ मास को देखूं तो बताना, सेंटर ऑफ मास भी इस पॉइंट के अबाउट सब रोटेट कर रहे हैं, ये ऐसे। कॉपी करो इसे, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं है कि यही पॉइंट इसके अबाउट रोटेट कर रहे हैं, ये तो रेस्ट पे है। देखो इंस्टेंटेनियस ये रेस्ट पे है, तो हम ये सोच सकते हैं, मान लिया हम ये पॉइंट कंसीडर करें ऐसे, कोई सा भी पॉइंट, जैसे इसके अबाउट ये मैं एक आर्क लगा लेता हूं, आर्क। तो ये पॉइंट इसके अबाउट, जो ये पॉइंट होंगे, ये इसके अबाउट क्या कर रहे हैं? रोटेट। ये क्या कर रहे हैं? ये भी रोटेट कर रहे हैं। नहीं आई बात समझ में? तो ये पूरी बॉडी इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रही है और ये कैसे है? रेस्ट पे। तो ये पॉइंट हमेशा रेस्ट पे रहेगा और ये प्योर रोटेशन करेगा, क्योंकि इसका तो ट्रांसलेशन मोशन नहीं है। बात समझ में आई? नहीं है ना? Since point P is at rest and whole body is rotating about it with angular speed, with angular velocity omega. Therefore it is to be assumed
that this body is performing pure rotation about point P. क्लियर है क्या बात? अच्छा, अब ये देखो, अगर जो मान लिया मेरे को कोई बॉडी है और ये रोटेट कर रही है इसके अबाउट, अब इसे प्योर रोलिंग छोड़ो, आप इसे यहां पे तो ये हिंज है और इसके अबाउट ये यूं घूम रही है ऐसे इंस्टेंटेनियसली। बात समझ में आई? तो अगर जो मैं आपसे मान लेता हूं पॉइंट क्यू की वेलोसिटी पूछना चाहता हूं मैं, है ना, तो बोर्ड पे देखो, अगर जो ये कोई पॉइंट क्यू है क्यू, तो इसकी वेलोसिटी यदि मैं पूछना चाहता हूं वी क्यू, है ना, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट क्यू, हां भाई कितनी होगी बताओ? वेलोसिटी ऑफ पॉइंट को विद रिस्पेक्ट टू पी, है ना, वेलोसिटी ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड में पूछ रहा हूं, तो क्या निकालूंगा? वेलोसिटी ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू पी प्लस वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जो कि जीरो होती है। तो यानी कि इसके अबाउट आपको यदि इस पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी है तो डायरेक्ट इसे ये आर निकालो और ओमेगा से मल्टीप्लाई कर देना, तो वी क्यू इज इक्वल टू आर ओमेगा आ जाएगी। दैट्स इट। समझ में आई ना बात? कितनी आ जाएगी? वी क्यू इज इक्वल टू आर ओमेगा, क्यू विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का मैग्नीट्यूड। ठीक है क्या बात? जैसे अभी हमने इतने सारे केसेस में वेलोसिटीज निकाली थी, बहुत सारे केस में वेलोसिटी निकाली थी हमने। तो पहले हमने क्या किया था कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट बॉडी को रोटेट करते हुए दिखाया था, फिर उसमें सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी वेक्टरली ऐड कर दी थी, तब हमारी वेलोसिटी आई थी। फॉर एग्जांपल टॉपिक ऐसे लिख लेना, जैसे मान लिया अगर जो ये प्योर रोलिंग कर रही है तो ये पॉइंट रेस्ट पे होगा, और देखो बोर्ड पे इस पॉइंट की वेलोसिटी मैं निकालना चाहता हूं, सही है ना बात? और ये ओमेगा से कर रही है, तो इस पॉइंट के अबाउट ये भी क्या करेगी? ओमेगा से। और इस पॉइंट की मेरे को ए पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी है, तो बताओ कितनी आएगी? आर कितनी? आर ओमेगा। और आर कितनी होगी बताओ? ये आर है, ये आर है, तो जो आर होगी कितनी होगी? आर रूट टू। तो बेटा ये कितनी आती है? वी इज इक्वल टू आर ओमेगा रूट टू, नहीं तो वीसीएम रूट टू आती नहीं आती है? आ गई ना? आ गई। अच्छा, इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी फिर? वीपी। अरे ये तो आर है, तो इस पॉइंट के अबाउट ये कितनी होगी? आर ओमेगा। सही है बात? अगर जो मैं इस पॉइंट को देखूं तो ये डिस्टेंस कितनी है? 2r इंटू ओमेगा। इस पॉइंट को देखूं तो ऐसे करके ये भी r रूट टू होगी और ओमेगा है, तो सी पॉइंट की वेलोसिटी r रूट टू ओमेगा हो जाएगी। किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी आप लिख सकते हो। जैसे कि अब मैं आपको एक क्वेश्चन इससे समझाने की कोशिश करता हूं, आप भी समझने की कोशिश करना, है ना भाई? देखो, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे तो आपने उसमें वेक्टर एडिशन करके आसान निकाल दिया था आंसर, है ना? मान लेते हैं हमारे पास एक बॉडी है और ये प्योर रोलिंग कर रही है, क्लियर है क्या बात? और रेडियस इसकी आर है और एक पॉइंट क्यू है मान लेते हैं, क्लियर है क्या बात? और ये 30 डिग्री पे है यहां पे। समझ में आई बात? एंगुलर वेलोसिटी कितनी है इसकी? ओमेगा, ठीक है, और इसकी रेडियस है आर। तो आपको पॉइंट क्यू की वेलोसिटी बतानी है। फाइंड वेलोसिटी ऑफ पॉइंट क्यू एज शॉन इन फिगर। क्लियर है क्या बात भाई? ये है बात। कैसे करेंगे बताओ? हाँ बस
है ना। अगर जो मान लिया ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता है, ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता है, तो वो कुछ और भी करके आपको दे सकता था, ऐसे उल्टा सीधा बना के दे देता आपको, यूं करके दे देता वो, ऐसे ये तो 90 डिग्री होता ना, ये 60 डिग्री ऐसे दे देता, ऐसे करके, तो दिक्कत होती है ना, कुछ भी दे सकता है वो। तो हमें तो ये पता है कि इस पॉइंट P के अबाउट ये क्या कर रहा है, प्योर रोलिंग है ना, क्या है भाई, प्योर रोलिंग है। तो प्योर रोलिंग करता है, तो पॉइंट ओ के पॉइंट P के अबाउट प्योर रोटेशन इट इज टू बी अज्यूम, और इसकी वेलोसिटी जो होगी वो ऐसे होगी, बस दैट्स इट। तो हमें यार रेडियस निकालना है, तो एक बार नहीं निकल जाएगी। तो रेडियस निकालने के लिए बोर्ड पे देखो, तो ये एंगल अगर जो 30 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा, 30 डिग्री, है ना। आप इसमें नहीं बनाएंगे, आंसर अलग लिखेंगे, समझ में आई ना। क्वेश्चन आंसर नहीं तो दोनों मिक्सअप हो जाएंगे, 1 मिनट लगेगा, बना लो इसे ऐसे करके। ये 30 डिग्री है, ये तो आपका ओमेगा से घूम रहा है, रेडियस इसकी आर है, और ये 30 और ये 30 हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएंगे, और ये VQ आपको निकालना है आर की वैल्यू। हाँ भाई, तो क्या लगा दो, या तो कोसाइन रूल लगा दो या साइन रूल लगा दो। मैं साइन रूल लगा देता हूं इसमें, आर अपॉन साइन 30, आर अपॉन साइन 30, और ये कितना होगा भाई 120 इक्वल टू आर अपॉन साइन 120। क्लियर है क्या बात। तो आर हो जाएगा 1/2 इंटू √3/2, तो कट जाएगा और आर √3 आंसर आएगा। तो कितना होगा भाई आंसर इसका, ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दे रखी है इक्वल टू आर ओमेगा, और आर की वैल्यू आर √3 ओमेगा, आर ओमेगा √3 इज द आंसर। इससे आसान को तरीका हो ही नहीं सकता। नहीं तो आप क्या करते भाई, आप इसे ऐसे करते, कुछ ऐसे करते, इसे ऐसे लगाते, आर ओमेगा लिखते, फिर VCM लिखते, फिर इसके बीच का एंगल निकालते, देन यू विल गेट द वेलोसिटी, और ये वेलोसिटी ऐसे ही आती। बात समझ में आ रही है ना। तो हम प्योर रोलिंग को एज ए रोटेशनल मोशन, प्योर रोटेशन मोशन अबाउट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फाइंड करके आसानी से निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रही है नहीं। और इसी चीज का यूज हम काइनेटिक एनर्जी निकालने में भी कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट का यूज हम इस रोटेशनल बॉडी की काइनेटिक एनर्जी निकालने में भी कर सकते हैं। क्लियर है क्या बात। जैसे कि मान लिया हमने एनर्जी लिखी थी किसमें, CTRM में जो एनर्जी लिखी थी, काइनेटिक एनर्जी टोटल इन CTRM लिखी थी, तो कितनी लिखी थी उसमें, हाफ m VCM का स्क्वायर 1 + k² अपॉन r² लिखी थी। क्लियर है क्या बात। चलो वो तो आप छोड़ दो। अब मान लेते हैं हमारे पास एक ये बॉडी है, सही है, तो इसकी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा, मान लिया VCM है और ये ओमेगा से है, और ये प्योर रोलिंग कर रही है। क्या कर रही है, प्योर रोलिंग कर रही है। बात समझ में आई। जब ये प्योर रोलिंग करेगी तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ m VCM स्क्वायर प्लस हाफ I ओमेगा स्क्वायर ऐसे होगी। क्लियर है बात। अच्छा, अगर जो मैं इसे ये कंसीडर कर लूं कि ये बॉडी इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट प्योर रोटेशन कर रही है ना, प्योर रोटेशन, तो प्योर रोटेशन कर रही है, तो इसमें केवल रोटेशनल एनर्जी होगी, क्योंकि ये पॉइंट तो क्या है, रेस्ट पे। हाँ, क्योंकि ये तो प्योर रोटेशन है ना, तो इसमें जो टोटल एनर्जी रहेगी वो क्या रहेगी, केवल और केवल काइनेटिक एनर्जी रहेगी। अबाउट पी है ना, टोटल एनर्जी जो होगी वो केवल ट्रांसलेशनल रोटेशनल ही होगी। और रोटेशनल एनर्जी कितनी होती है, हाफ I ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा तो इससे लिखो, इसी लिखो, किसी भी पॉइंट के अबाउट बॉडी का ओमेगा सेम रहता है, लेकिन यहां पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो पॉइंट P के अबाउट होगा, और यहां पर जो होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट होगा। बात समझ में आ रही है। तो बोर्ड पे देखो, यानी कि IP
इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यदि मैं इसे आईसीएम मान लूं, क्या मान लूं? आईसीएम, और मेरे को आईपी निकालना है, तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सेस लगा दूंगा। तो जो आईपी होगी इसमें, ये आईसीएम है, ये आईपी है, तो जो आईपी होगी इट विल बी इक्वल टू आईसीएम प्लस एम इंटू डी स्क्वायर, है ना। तो आईपी की जगह क्या लिख दूंगा बताओ बेटा? आईसीएम प्लस एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो इट विल बी इक्वल टू आईसीएम ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। और प्योर रोलिंग के केस में वीसीएम आर ओमेगा होता है, तो आईसीएम इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम, और ये क्या हो जाएगा? वीसीएम स्क्वायर। तो ऐसे भी आप इसकी टोटल एनर्जी पॉइंट पी के अबाउट लिख सकते हो, ना बात। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है जो कभी कभी यूज होता रहेगा कि हम रोटेशनल मोशन को पॉइंट पी के अबाउट एज ए प्योर रोटेशनल, सीटीआरएम को एज ए प्योर रोटेशनल कंसीडर करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है क्या बात? ठीक है, अब मैं इसमें कुछ क्वेश्चंस आगे बढ़ता हूं। ये तो देखो मैंने काइनेटिक एनर्जी पढ़ा दी, सीटीआरएम में काइनेटिक एनर्जी पढ़ा दी, और कल मैंने क्वेश्चन भी कराए थे प्योर रोलिंग के। प्योर रोलिंग का मतलब भी समझाया था आपको, फॉरवर्ड स्लिपिंग, बैकवर्ड स्लिपिंग। क्लियर है क्या बात? ऐसे करके। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं रोटेशनल डायनेमिक के। रोटेशनल डायनेमिक का मतलब क्या है कि जब आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाओगे, यानी कि टॉर्क लगाओगे, तो टॉर्क लगाने के बाद उसमें कितना एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा, कितनी एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी, इस टाइप के क्वेश्चन। क्लियर है क्या बात? ठीक है, तो आप हेडिंग डाल लो रोटेशनल डायनामिक, रोटेशनल डायनामिक्स। तो रोटेशनल डायनामिक के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको कुछ पॉइंट लिखवा देता हूं, उन चीज को आप यूज करेंगे और उसके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ऐसे लिख लो। फर्स्ट पॉइंट लिखें, है ना, ऐसे लिख लेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी। पहला लिखेंगे चूज हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले चूज योर सिस्टम एंड मेक एफबीडी। दूसरा, हाँ बताओ। 2 बजे तक होगी। 2 बजे तक? हाँ, रवि सिंह है, रवि लेके जाएगा। हाँ भाई, इधर देखो, फिर लिखेंगे हम अप्लाई F इज इक्वल टू नेट फोर्स इज इक्वल टू MACM, है ना, फॉर द ऑब्जेक्ट एज इट was a point mass। क्लियर है के बाद? तीसरा भी स्टेप लिख लो। उसके बाद हम पहले तो सेंटर न्यूटन सेकंड लॉ लगाएंगे, F इज इक्वल टू MACM। दूसरा लगाएंगे हम नेट टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फा। आई बात समझ में? अबाउट सेंटर ऑफ मास लगाएंगे, ध्यान रखना, अबाउट सेंटर ऑफ मास लगाएंगे। नेट टॉर्क जब भी हम निकालेंगे सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही निकालेंगे। उसका रीजन भी मैंने आपको बता दिया था, क्योंकि यदि बॉडी में एक्सेलरेशन होगा तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट नेट टॉर्क ऑफ द सूडो फोर्स 0 हो जाता है ना। तो ये बात है, मैं उसे बताऊंगा, अभी एक्सप्लेन करूंगा। यूज नो स्लिप कंडीशन, दैट इज VCM, V इज इक्वल टू आर ओमेगा, ऐसे लिख लेना, V इज इक्वल टू आर ओमेगा एंड A इज इक्वल टू आर अल्फा।
क्लियर है क्या बात? सॉल्व अबव इक्वेशन सो एंड गेट आंसर। हाँ भाई, इंपोर्टेंट नोट है ना, वेरी इंपोर्टेंट नोट। क्या है भाई ये? बोर्ड पे देखो, जब भी कोई बॉडी रोलिंग मोशन करेगी, जब भी कोई बॉडी है ना, यहीं पे बना लेते हैं, रोलिंग मोशन करेगी, रोलिंग करेगी, क्लियर है क्या बात? तो इसमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसा होता है? रेस्ट पे होता है ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज एट रेस्ट। और इन दोनों के बीच में क्या लगेगा? फ्रिक्शन लगेगा। समझ में आई बात? तो सिंस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज एट रेस्ट, देयरफॉर फ्रिक्शन between contact between surfaces in contact क्या होगा भाई? फ्रिक्शन इज स्टैटिक। और जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन कैसा होता है भाई? ये होता है सेल्फ एडजस्टेबल, सेल्फ एडजस्टेबल। तो जब भी आप इन दोनों बॉडी के बीच फ्रिक्शन लिखोगे, फ्रिक्शन, बात समझ में आई ना, फ्रिक्शन लिखोगे, तो फ्रिक्शन को कभी भी डायरेक्टली मैक्सिमम म्यू एस इंटू एन के बराबर नहीं लिखेंगे। आ रही है बात समझ में? कि डायरेक्ट फ्रिक्शन लग रहा है तो म्यू एस इंटू एन। एक्चुअली जब कोई बॉडी रोटेट करती है, जैसे आपकी साइकिल का टायर जब सड़क पे चलता है, तो साइकिल का टायर और सड़क के बीच में फ्रिक्शन लगता है, तो फ्रिक्शन लगेगा और ये पॉइंट इन दोनों के बीच में स्लिपिंग नहीं होती, तो स्लिपिंग नहीं होती तो जो फ्रिक्शन होगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन तो नहीं होगा, तो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो सेल्फ एडजस्टेबल होता है, जिसे आप इस केस में जो फ्रिक्शन होगा वो कैसे बोल सकते हो? रोलिंग फ्रिक्शन होगा। क्लियर है क्या बात? तो जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन कौन सा? रोलिंग, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, जीरो भी हो सकती है, और लेस देन इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन हो सकती है। और लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है भाई? म्यू एस इंटू एन। तो जब भी आप यहां पे फ्रिक्शन फोर्स लगाओगे तो फ्रिक्शन को एफ आर लिखना है, ना कि म्यू एस इंटू एन लिखना है, ये मतलब है, ठीक है ना? सबसे पहले ये बताओ, मेरे को ये बताओ कि जब कोई बॉडी रोल करती है, जैसे मान लिया ये है, मान लिया आपकी ये साइकिल है, ये आपकी साइकिल है, आप ऐसे कर रहे हो, है ना, आपने यहां पे चैन लगा रखी है ऐसे ऐसे करके, ऐसे आप यहां बैठे हो, या कोई भी स्पेयर है, मान लिया आपने स्पेयर ऐसे इस पे फेंका ही चला है, तो ये बताओ क्या यहां पे फ्रिक्शन की आवश्यकता होगी या नहीं होगी? फ्रिक्शन के बिना तो रोलिंग पॉसिबल नहीं है मोस्ट ऑफ द केसेस में। क्लियर है क्या बात? तो फ्रिक्शन लगता है इन दोनों के बीच में, और रोलिंग फ्रिक्शन यानी स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, और वो सेल्फ एडजस्टेबल होता है, ये मैंने बात आपको बता दिया। क्लियर है क्या बात? अब एक क्वेश्चन है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप ये देखो, मान लेते हैं हम एक एग्जाम्पल करते हैं, है ना, और ये स्पेरिकल बॉडी है, क्या है भाई? ये एक स्पेरिकल बॉडी है, ठीक है बात? अच्छा, जब ये स्पेरिकल बॉडी है तो क्या होगा बताओ? इसमें यदि हम एक फोर्स लगा दें F, और इसकी रेडियस कितनी है? R है इसकी रेडियस कितनी है इसकी? R, और सेंटर ऑफ मास पे, साथ में इसमें एक रिलेशन ICM अपॉन MR स्क्वायर इज इक्वल टू K फॉर कांस्टेंट, ये भी दिया हुआ है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं क्वेश्चन, आ रही बात समझ में? तो ये फोर्स F ऐसे लिखेंगे, फोर्स F is applied on the center of mass as shown in figure, है ना? तो आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड फर्स्ट एक्सेलरेशन
ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये स्पेरिकल बॉडी का है। सेकेंड, मिनिमम फ्रिक्शन कोफिशिएंट so that body can rotate without sleeping। ये क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन करो कॉपी, एक कोशिश करूंगा आप भी समझने की कोशिश करना, है ना भाई। ये है, आप इसका चित्र दोबारा से बनाएंगे, ठीक है ना भाई। वो क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी देखो मैंने शॉर्ट में लिखा दिया, बाकी शीट में तो आपको मिल ही जाएगा, लेकिन अब आप इसका सॉल्यूशन लिखना। क्लियर है क्या बात। और अब एक ये ग्राउंड है, ग्राउंड तो रेस्ट पे होती है हमेशा, और ये स्पेरिकल बॉडी है। कौन सी स्पेरिकल बॉडी है, डिस्क है, सॉलिड स्फीयर, होलो स्फीयर, हमें नहीं पता, या रिंग है ना, और सॉलिड स्फीयर है। और इस तरीके का आईसीएम जो है इसका K इंटू MR² है, और दूसरी बात K रेडियस ऑफ गायरेशन नहीं है, सही है। अच्छा, और ये कह रहा है कि हम इस तरीके से फोर्स लगाते हैं ऐसे करके यूं, और ये रोल करने लगता है, तो पहले ये बताओ मेरे को, इसमें क्या फ्रिक्शन लगेगा? कहां पे लगेगा? पीछे की तरफ। क्यों लगेगा पीछे की तरफ? ऐसे दौड़ना है। अब बहुत सारी चीज में तो फोर्स आगे की तरफ लगता है, जैसे देखो अब इस पे फोर्स आगे लग रहा है, फ्रिक्शन भी आगे लग रहा है ना। चलो कोई नहीं, बोर्ड पे देखो, मान, और फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लगेगा, कोई रोलिंग फ्रिक्शन लगेगा जिसकी वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, दैट इज μs इंटू n से छोटी होगी। क्लियर है क्या बात। मान लेते हैं ये फ्रिक्शन, बोर्ड पे देखो, जब आप इस बॉडी पे फोर्स लगाओगे तो रोल करेगा। तो यदि मैं इस पे इसका मास m मान लूं और F लगा दूं, और मान लिया आपने फ्रिक्शन इस पे पीछे मान लिया, और कौन कौन से फोर्स लगेंगे इस पे? एक तो mg लगेगा, और एक कौन सा लगेगा? एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। ये बनाया FBD, सही है ना बात। तो बोर्ड पे देखना एक बार, ये तो हो जाएगा mg और ये हो जाएगा नॉर्मल, सही है। अब ये क्या क्या मोशन कर रहा है, ये आगे इस सेंटर ऑफ मास का ACM एक्सेलरेशन भी आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? अच्छा, बोर्ड पे देखो, क्या इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन भी आ जाएगा? हां, किस ओर उसकी डायरेक्शन रहेगी? चलो अभी मैं बता देता हूं, इनटू द बोर्ड रहेगी। क्लियर है क्या बात। तो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले स्टेप 1 में आप क्या करेंगे, FBD बनाएंगे। जितने फोर्स है सब दिखा दिए, एक्सेलरेशन आगे होगा, एक्सेलरेशन तो आगे ही होगा, पीछे तो होगा नहीं। और जब ये एक्सेलरेशन आगे होगा तो रोटेट यूं करेगी ऐसे करके, तो एंगुलर एक्सेलरेशन ऐसे होगा। अब बोर्ड पे देखो, अब इसे आप ऐसे समझो कि मान लिया आप फ्रिक्शन इस पे पीछे लगा देते, आगे लगा देते। क्लियर है क्या बात। तो अब ये बताओ, इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट यदि आप टॉर्क लिखोगे तो कितना टॉर्क लिखोगे भाई? नॉर्मल और mg का टॉर्क 0, सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क लिखना है हमें, और f का भी 0, और फ्रिक्शन का टॉर्क क्या होगा, u। तो ऐसे टॉर्क होता तो बॉडी ऐसे रोटेट करती नहीं करती? तो बॉडी रोटेट यूं कर रही है, और टॉर्क इसे केवल फ्रिक्शन का मिलेगा, तो इसकी डायरेक्शन ऐसे होनी ही पड़ेगी। बात समझ में आई नहीं? इसलिए ये पीछे लग रहा है अभी। बात समझ में आई। तो सबसे पहले हम स्टेप 2 में क्या करेंगे, स्टेप 2 में देखो, स्टेप तो क्या है, ये हम टीचरों के द्वारा बनाए गए हैं, लेकिन फिर भी इससे समझ में आ जाता है, एक सीक्वेंस बन जाती है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। पहले FBD बनाया, अब इसमें ACM के लिए न्यूटन सेकंड लॉ F net इज इक्वल टू MACM लगा देंगे, कहां पे, इन x डायरेक्शन। बोलो F माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू M इंटू ACM, एक इक्वेशन ये बन जाती है।
क्लियर है बात? अच्छा, दूसरी इक्वेशन कौन सी लगाएंगे इसी में? अभी तो एफ नेट लगाया, अभी नेट टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। और दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? टॉर्क हम किस पॉइंट के अबाउट लेंगे? सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो टॉर्क एफ एन और एम जी, देखो टॉर्क निकालना सबसे दूसरे स्टेप में हमने सिखाया था। तो सबका टॉर्क 0, तो टॉर्क कितना लिखूंगा? व्हाट इज टॉर्क? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फ्रिक्शन इंटू आर इज इक्वल टू आई। चलो आई तो आई है ही सही, आई इसके अबाउट आई लिखना पड़ेगा इंटू अल्फा। बात समझ में आई नहीं? अच्छा, अब नो स्लिप कंडीशन ए इज इक्वल टू आर अल्फा लगाएंगे हम। समझ में आ रही है बात? तो फ्रिक्शन जो होगा आईसीएम अपॉन आर, और अल्फा की जगह क्या लिख दूंगा भाई? अल्फा की जगह ए अपॉन आर, यानी एसीएम अपॉन आर स्क्वायर लिख दूंगा, है ना? आईसीएम अपॉन आर स्क्वायर इंटू एसीएम। और क्वेश्चन में आईसीएम अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू, के कोई कांस्टेंट है, के इंटू एम एसीएम दिया हुआ है, तो ये फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई, यहां रख देंगे। तो एफ माइनस के इंटू एम एसीएम इज इक्वल टू एम इंटू एसीएम। तो एफ इज इक्वल टू के एम एसीएम प्लस एम एसीएम, और एसीएम जो आएगा वो एफ अपॉन एम इंटू के प्लस 1 आ जाएगा। दिस इज द एसीएम। सेंटर ऑफ मास आ गया इसमें, यही तो था फर्स्ट पार्ट तो यही था अपना। और दूसरे पार्ट में क्या पूछा था बताओ? देखो बिल्कुल सही बात है, बोर्ड पे देखो कि कोई कांस्टेंट है, यहां पे कोई रेडियस ऑफ गायरेशन नहीं है। बोर्ड पे देखो, ये पूछ रहा है इस और इसके बीच में मिनिमम फ्रिक्शन कॉफिशिएंट कितना होना चाहिए। भाई देखो मैक्सिमम तो कितना भी हो सकता है। रोलिंग के लिए आपको साइकिल, यदि आपको अपने फर्श पे साइकिल चलानी है तो वहां फ्रिक्शन कॉफिशिएंट चाहिए ही चाहिए। अगर जो मान लिया आपने एक प्लेन फर्श पे ऑयल बिखेर दिया और फिर कहें सब में चिकना कर दिया, ऑयल बिखेर दिया, और आपसे को साइकिल चलाओ, तो चलेगी आपकी साइकिल? क्या होगा? स्लिप हो जाएगी। वो अपने एक्सिस पर ही यूं यूं घूमेगी, आगे तो बढ़ेगी नहीं। बात समझ में आई ना? क्लियर है बात? तो ये है, तो कुछ ना कुछ मिनिमम फ्रिक्शन कॉफिशिएंट इसमें होना चाहिए। उससे ज्यादा खुदरी तो कितनी भी हो सकती है, देखो खुदरी तो रफ तो कितनी भी हो सकती है, लेकिन मिनिमम फ्रिक्शन कॉफिशिएंट चिकनी ज्यादा से ज्यादा नहीं हो सकती। तो मिनिमम फ्रिक्शन कॉफिशिएंट निकालने के लिए क्या करेंगे हम? जो हमने इस केस में फ्रिक्शन निकाला था ना इसे, तो इसे हम क्या कर देंगे? फ्रिक्शन को म्यू इंटू एन कर देंगे और म्यू इंटू मिनिमम लिख देंगे इसे। तो यहां से हमारी मिनिमम फ्रिक्शन कॉफिशिएंट निकल जाएगा। क्लियर है क्या बात? तो सेकंड पार्ट में फॉर म्यू मिनिमम फ्रिक्शन जो होना चाहिए, अब जो हमने फ्रिक्शन है, ये फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर होना चाहिए, और ये म्यू मिनिमम इंटू एन। और एन की वैल्यू कितनी होगी बेटा? यहां से एन की वैल्यू होगी यहां पर एम जी। तो म्यू मिनिमम इंटू एम जी मैं इसे लिखूंगा, और फ्रॉम इक्वेशन 2, हाँ भाई क्या लिखूंगा? फ्रॉम इक्वेशन 2 यदि हम करेंगे तो फ्रिक्शन क्या होगा? म्यू मिनिमम एम जी इज इक्वल टू के इंटू एम इंटू एसीएम मीन एफ अपॉन एम के प्लस 1। बात समझ में आ रही है नहीं? तो म्यू मिनिमम की वैल्यू आ जाएगी, एम से एम कटेगा, तो म्यू मिनिमम विल बी इक्वल टू के इंटू एफ अपॉन एम जी अपॉन के प्लस 1 शुड बी द वैल्यू। चलो अब मैं आपको इसमें बताता हूं, क्वेश्चन कराता हूं किस तरीके से आप इसमें क्वेश्चन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं
हमारे पास एक डिस्क है ना, डिस्क, क्लियर है क्या बात? और ये डिस्क यहां पे रखी हुई है, और डिस्क मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, डिस्क मास कितना है इसका 2 kg, और रेडियस कितनी है इसकी 1 मीटर, क्लियर है क्या बात, है ना? और इसमें 100 न्यूटन, चलो इसमें 50 न्यूटन का फोर्स हम लगाते हैं, है ना? इफ F is equal to 50 Newton starts acting on its center of mass as shown in figure, find velocity and find the velocity of the body, velocity of the center of mass, and also find angular velocity after t is equal to 5 seconds. This is the question, such that it rolls, ऐसे लिखेंगे, it rolls on the ground without slipping. This is the question. तो देखो हम कैसे करेंगे, 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और प्योर रोलिंग करती हुई बॉडी जा रही है, ठीक है ना? ऐसे फॉर एग्जाम्पल मैं सॉल्यूशन लिखता हूं इसका, दोबारा से बनाएंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी है भाई 0, ठीक है। इसमें एक्सेलरेशन आ जाएगा सेंटर ऑफ मास का। फ्रिक्शन अभी तो आपको पता है, देखो इसमें दिक्कत होने वाली है आने वाले समय में कि फ्रिक्शन आगे लगेगा पीछे लगेगा, लेकिन अपने पास इतने इसके एक्सप्लेनेशन है कि आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा और आप बता भी सकते हैं। तो अभी तो फ्रिक्शन ऐसे ही मान लेते हैं, क्यों? क्योंकि जब ये ऐसे जाएगा यूं करके तो आप इसे आसानी से बता सकते हैं फ्रिक्शन पीछे ही लगेगा, है ना। और इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा अल्फा। इनिशियल जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो होगी 0, सही है ना। और एफबीडी यदि आप इसमें बनाओगे, एक तो एमजी लगेगा और एक नॉर्मल भी लगेगा। बात समझ में आ रही है नहीं? तो एफबीडी बना लिए, स्टेप 1 हो गया। अब हम इन एक्स डायरेक्शन एफ नेट इज इक्वल टू एम इंटू एसीएम लिखेंगे। तो एफ नेट कितना लग रहा है, फ्रिक्शन को हम म्यू इंटू एन नहीं लिखेंगे, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए यहां पे म्यू 0.2 भी दे दे, ऐसे करके कुछ वैल्यू दे देगा, है ना। मान लिया म्यू 0.9 लिख लेता हूं, खूब ज्यादा लिख लेता हूं मैं तो, सही है, ऐसे लिख लिया। तो एफ नेट कितना लिखूंगा 50 माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू एम इंटू एसीएम। एक इक्वेशन ये बन गई। दूसरी इक्वेशन बनेगी रोटेशनल मोशन से। तो अबाउट सेंटर ऑफ मास क्या लेंगे, नेट टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट यदि आप टॉर्क लिखोगे बॉडी का, है ना, तो क्या होगा फ्रिक्शन इंटू आर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखता हूं भाई। सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ एम आर स्क्वायर होगा, एंड 2 इंटू 1 स्क्वायर इज इक्वल 1 kg मीटर स्क्वायर आईसीएम होगा। बात समझ में आ रही है नहीं? तो 1 इंटू अल्फा, और जो आर है रेडियस होगी इसकी कितनी 1 मीटर इज इक्वल टू अल्फा। तो फ्रिक्शन हो जाएगा अल्फा, और हम करेंगे यूज नो स्लिप कंडीशन। ये क्या होती है, एसीएम इज इक्वल टू आर अल्फा। तो अल्फा इज इक्वल टू ए अपॉन आर लिखेंगे। तो एसीएम तो है ही एसीएम, और आर की जगह क्या लिख देंगे हम 1 मीटर। तो अल्फा इज इक्वल टू एसीएम भी आ जाएगा। तो फ्रिक्शन कितना जाएगा एसीएम, इक्वेशन नंबर 2 इसमें डाल देंगे, है भाई। क्या लिखेंगे 50 माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू 2 एसीएम, और 50 माइनस फ्रिक्शन की जगह एसीएम 2 एसीएम। तो एसीएम आ जाएगा 50, एसीएम की वैल्यू आएगी 50 अपॉन 3 मीटर पर
सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है क्या बात? तो ये आ जाएगा सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जाएगा। तो हम ये ऐसे रोटेट करती हुई जाएगी यूं यूं। तो जब ये यहां पे तो t इक्वल टू 0 पे थी, तो जब ये यहां पे पहुंचेगी तो इसकी कुछ एंगुलर वेलोसिटी भी आ गई होगी और कुछ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी आ गई होगी। अच्छा, जब एसीएम आ गया तो अल्फा तो इसमें एसीएम इज इक्वल टू आर अल्फा लगा करके अल्फा भी निकाल लेते, लेकिन यहां आर तो 1 ही है, तो अल्फा जो है यहां पर एसीएम के बराबर है, तो 50/3 रेडियन पर सेकेंड इसका अल्फा भी आ जाएगा। क्लियर है क्या बात? साथ में अब हम इसे मैं साफ कर देता हूं। इसके बाद क्या लगा दोगे आप? इक्वेशन ऑफ मोशन। कैसे? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। नहीं आई बात समझ में? तो u तो कितना है? 0। तो v फाइनल वेलोसिटी t इज इक्वल टू 5 सेकेंड की हम बात कर रहे हैं, t इज इक्वल टू 0 पर था, और ये t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पर हम बात कर रहे हैं। तो 0 प्लस a क्या है? 50/3 और टाइम है इसका 5, 250/3 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। साथ में ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी लगा करके, ओमेगा नॉट क्या है? 0 प्लस 50/3 इंटू 5, 250/3 रेडियन पर सेकेंड आ जाएगा। साथ में वो क्वेश्चन आपसे किस प्रकार से भी पूछ सकता है, वो पूछेगा कि 50 न्यूटन का फोर्स लगाया, ये कंडीशन है, 5 सेकंड के बाद टोटल एनर्जी कितनी होगी? तो टोटल एनर्जी निकालनी आती है अपने को, साइना? तो आपसे एक क्वेश्चन और पूछेगा, है ना? मैं इसमें एग्जांपल और लिख देता हूं। इन अबव क्वेश्चन ऑल्सो फाइंड म्यू मिनिमम सो दैट प्योर रोलिंग अकर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्योर रोलिंग अकर, है ना? तो प्योर रोलिंग अकर होता है तो सिंपल और सिंपल हमें फ्रिक्शन को म्यू मिनिमम इंटू एन के बराबर करना है, बस। तो मैं इसमें भूल भाल गया, पता नहीं क्या क्या निकालता। फ्रिक्शन कितना था फ्रिक्शन इसमें? एसीएम के बराबर, हाँ ये रहा ना, एसीएम के बराबर था। तो म्यू मिनिमम इंटू एन, और एन तो म्यू मिनिमम इज इक्वल टू एसीएम अपॉन एन क्या था? mg। तो एसीएम की वैल्यू कितनी आई थी बेटा? 50/3, और m की वैल्यू कितनी थी बताओ? 2 इंटू 10, तो ये जाएगा 50/60। तो म्यू मिनिमम जो था वो 5/6 के लगभग था। तो ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि मिनिमम फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बताओ सो दैट प्योर रोलिंग अकर्स। 1 नंबर का जेई में क्वेश्चन है, ये सब कंडीशन दे देंगे, बताएंगे मिनिमम फ्रिक्शन तो बताओ यहां पे कितना होना चाहिए कि रोलिंग हो। और पता लगा कि आपने फोर्स लगा दिया यहां पे, मान लिया आप यहां पे 500 न्यूटन का फोर्स लगा दो और म्यू की वैल्यू दे दो आप 5.6, तो यहां पे प्योर रोलिंग नहीं होने की, वो फिर अलग से डिस्कस करना पड़ेगा हमें। क्लियर है क्या बात? वो नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे। अभी तो यहां पे प्योर रोलिंग हो रही है। प्योर रोलिंग का मतलब VCM इज इक्वल टू आर ओमेगा, ए इज इक्वल टू आर ओमेगा, नो स्लिप कंडीशन चल रही है। यहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है ना? तो उसके लिए मिनिमम फ्रिक्शन इतना होना चाहिए, एंड सो ऑन। क्लियर है बात? ये है तो आज के लिए